Richer, Wiser, Happier, How the World's Greatest Investors Win in Markets and Life. Book by William Green. Introduction. दुनिया के सभी ग्रेट इन्वेस्टर दूसरे ग्रेट इन्वेस्टर से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। इसलिए अगर आप भी एक ग्रेट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको भी कुछ ग्रेट इन्वेस्टर के बारे में जानना चाहिए। ये समरी आपको इस सेंचुरी के कुछ बेस्ट इन्वेस्टर से रूबरू कराएगी, जैसे कि चार्ली मंगर, सर जॉन टेम्पल्टन और पीटर लिंच, और साथ ही उनकी टीचिंग्स और फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएगी। तो आइए शुरू करते हैं ये समरी और मिलते हैं 21st सेंचुरी के कुछ बेस्ट इन्वेस्टर से। द मैन हु क्लोन्ड वॉरेन बफेट। सुबह 7 बजे मैं मोहनीश पाबराई के साथ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर ड्राइव कर रहा था। मोहनीश पाबराई एक जानेमाने इन्वेस्टर है जो कैलिफोर्निया से इंडिया 40 छोटी लड़कियों से मिलने आए थे। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि एक चैरिटेबल फाउंडेशन दक्षिणा के लिए हम इन लड़कियों से मिल रहे थे। ये चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाती है जो बेहद गरीब होते हैं। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाकर इन्हें आईआईटी के मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। अब तक कोई 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पर सिलेक्ट सिर्फ 2% हुए हैं। पाबराई इन लड़कियों की क्लासरूम में गए और उन्हें एक सवाल हल करने के लिए दिया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखा, n is a prime number 5. Prove that in 2 1 is always divisible by 24। 10 मिनट बाद एक छोटी लड़की अलीसा ने अपना हाथ उठाया और बोली, ये सिर्फ एक थ्योरी है। अलीसा को आंसर एक्सप्लेन करने को कहा गया तो उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके दिखाया। पाबराई ने बाद में मुझे बताया कि उस लड़की में पोटेंशियल है और वो आईआईटी एग्जाम में टॉप 200 में आ सकती है। उसी दिन दोपहर के वक्त छोटे छोटे बच्चों ने पाबराई को घेर लिया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। एक बच्चे ने पूछा, सर, आप इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? इस पर पाबराई ने जवाब दिया कि वो पैसे को कंपाउंड करते हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि उनकी 18 साल की बेटी ने समर जॉब से $4,800 कमाए थे। पाबराई ने वो पैसे उसके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करवा दिए। पाबराई ने बच्चों से पूछा, बताओ साल के 15% के हिसाब से अगले 60 सालों में ये पैसा कितना हो जाएगा? और मिनटों में ही बच्चों ने आंसर दे दिया, 21 मिलियन। उन्होंने बच्चों से पूछा, तो बताओ बच्चों, अब कभी तुम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भूलोगे? गांव के बच्चों ने जोर से जवाब दिया, नहीं सर। पाबराई कोई खानदानी अमीर नहीं थे। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली को आए दिन पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता था। कई बार तो उन लोगों के पास घर का राशन खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। पाबराई जब स्कूल में थे तो पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं थे। 65 बच्चों की क्लास में वो 62वें नंबर पर आते थे। एक दिन उनका आईक्यू टेस्ट हुआ जिसमें उन्हें काफी अच्छे स्कोर मिले थे। उस दिन से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। पहले उन्हें लगता था कि इन्वेस्टर सबसे बेवकूफ लोग होते हैं। उन्होंने इन्वेस्टिंग क्लास लेनी शुरू की और एवरेज 106% लेकर फाइनल में पहुंचे। उनके प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें इंजीनियरिंग मेजर छोड़कर फाइनेंस लेना चाहिए। लेकिन पाबराई को लगता था फाइनेंस एक बेवकूफ सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी पास हो सकता है। उनका मानना था कि फाइनेंस की पढ़ाई उनकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सिलेबस के हाफ जितनी भी मुश्किल नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने पीटर लिंच की वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट बुक खरीदी, जिसमें उन्होंने वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा। उन्होंने पढ़ा कि 1950 में इन्वेस्ट किया गया $1 1994 में $1,44,523 तक पहुंच सकता है, और तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, वॉरेन बफेट बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई बल्कि सबसे स्किलफुल इन्वेस्टर को ढूंढा और एनालाइज करने की कोशिश की कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों है, और उसकी इसी अप्रोच को उन्होंने कॉपी कर लिया। पाबराई ने अपने 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करके बिलियन में तब्दील कर दिया था। हुबहू वॉरेन बफेट की तरह बनकर पाबराई ने अपने लिए दौलत के दरवाजे खोल लिए थे। द विलिंगनेस टू बी लोनली। 20वीं सेंचुरी के सबसे सक्सेसफुल और ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर सर जॉन टेम्पल्टन का इंटरव्यू लेने मैं बहामास गया था। टेम्पल्टन का रिकॉर्ड हमेशा से ही शानदार रहा है।
टेम्पल्टन ग्रोथ फंड ने 38 सालों से भी ज्यादा के वक्त में 14.5% रिटर्न कमाकर दिखाया है। जिस इंसान ने जीरो से शुरुआत की थी, वो आज एक बिलियनियर है। टेम्पल्टन 1960 के दशक में बहामास चले गए थे। उनके पास यूएस पासपोर्ट है। वो एक ब्रिटिश सिटीजन बने और लाइफोर्ड में अपना घर लिया। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि वो पहले से कहीं ज्यादा बिजी रहते हैं। उन्होंने कई $100 मिलियन में अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म बेच दी और अब अपना सारा टाइम सोशल वर्क और चैरिटी के कामों को देते हैं। जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा इंडिपेंडेंट बनने की सीख दी। वो कभी उन्हें ऑर्डर नहीं देते थे। एक बार फैमिली जब एक ट्रिप पर गई तो टेम्पल्टन को मैप पढ़कर रास्ता ढूंढने का काम मिला, लेकिन उन्होंने गलती से मैप गलत रीड कर दिया, जिस वजह से उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में 2 घंटे ज्यादा लग गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें टोका नहीं। उन्हें लगता है कि इस घटना से उन्हें जो सीखने को मिला वो ये कि इंडिपेंडेंट बनना लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो पढ़ने में अच्छे थे, इसलिए येल में उन्हें एडमिशन मिल गया। लेकिन उन दिनों उनके पिता बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो टेम्पल्टन को पार्ट टाइम जॉब पकड़नी पड़ी। येल में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इन्वेस्टर बनेंगे। उन्हें मैथ्स करने में और प्रॉब्लम को सोल्व करने में मजा आता था। वो खुद से पूछते थे कि हम एक स्टॉक को उसकी वैल्यू के फ्रैक्शन के हिसाब से कैसे खरीद सकते हैं। 1939 तक टेम्पल्टन ने $30,000 सेव कर लिए थे। ये जंग का वक्त था और टेम्पल्टन ने सोचा कि अगर जंग होती है तो कौन कौन सी कंपनी मुनाफे में रहेगी। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल खोला और ऐसी 104 अमेरिकन कंपनी की लिस्ट बनाई जो ग्रेट डिप्रेशन सर्वाइव कर चुकी थी। उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर को कॉल किया और उससे इन कंपनियों में से हर एक में $100 इन्वेस्ट करने को कहा। स्टॉक ब्रोकर को उनकी बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन जैसा टेम्पल्टन ने उसे कहा था उसने वैसा ही किया, सिवाय 37 कंपनी के जो उसने छोड़ दी थी। उसका कहना था कि ये कंपनी दिवालिया है, पर टेम्पल्टन ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि शायद ये रिकवर कर जाएं। उन्होंने काफी बड़ा रिस्क लिया था और 5 साल बाद टेम्पल्टन ने अपनी टोटल वर्थ का करीब 5 गुना ज्यादा कमा लिया था। 104 में से 100 कंपनी से उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस भी था कि उन्होंने सिर्फ 5 साल ही पैसा इन्वेस्ट किया। एक कंपनी जिसमें उन्होंने सिर्फ 25% शेयर लिए थे, उसके प्राइस अब $5 तक हो चुके थे। अगर वो उसे बेचते नहीं तो शायद कुछ सालों में यही शेयर $100 हो सकते थे। उनकी सक्सेस में टैलेंट से ज्यादा स्किल का रोल था। उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिए क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते नहीं थे। अपनी लाइफ में उन्होंने काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी थी, इसलिए एक सबक उनके दिलो-दिमाग में छप गया था। उस वक्त खरीदने की कोशिश करो जब सारे लोग बेचने के लिए उतावले हो रहे हो। वो इसे द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पैसिमिज्म कहते हैं। ये रहे वो 6 प्रिंसिपल जिन्होंने टेम्पल्टन को उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में गाइड किया है। 1. बिवेयर ऑफ इमोशन, यानी भावनाओं से सावधान रहें। इन्वेस्टमेंट एक ट्रिकी बिजनेस है जहां कुछ भी सेम नहीं रहता। किसी बड़े नुकसान की वजह से अगर आप नेगेटिव या निराश फील कर रहे हैं तो इस चीज को खुद पर हावी ना होने दे, और अगर कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई डिसीजन ना ले। कहने का मतलब है कि अपने इमोशंस को खुद पर हावी ना होने दे। 2. अपनी नॉलेज की कमी या नादानी से बचकर रहे। किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री के बारे में अगर आपकी नॉलेज लिमिटेड तो उस लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी मत लेना। 3. आपको डाइवर्सिफिकेशन सीखना होगा, यानी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाओ। अगर हम एक बास्केट में सारे पैसे डालते हैं तो नुकसान होने पर सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ही बेस्ट पॉलिसी है। 4. किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। टेम्पल्टन ने जब चीप स्टॉक्स लिए थे तब उन्हें नहीं पता था कि इन स्टॉक्स के प्राइस कब तक बढ़ेंगे। अगर आप सही समय पर सब्र से काम नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आगे जबरदस्त रिटर्न मिलने के चांस आपके हाथ से निकल जाए। 5. बार्गेन करने का बेस्ट तरीका है कि उन एसेट्स को स्टडी करो जिनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में काफी बुरी रही है, और फिर ये पता लगाओ कि जिस वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई है वो टेम्परेरी है या परमानेंट।
ज्यादातर लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं जिनके स्टॉक्स ऊपर उड़ रहे हो, लेकिन आप उन स्टॉक्स से भला कैसे कमा सकते हो जो पहले से ही ऊपर चढ़े हुए हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि ऐसे स्टॉक्स देखे जाएं जो अभी खराब परफॉर्म कर रहे हैं, और ये भी पता लगाओ कि इसके पीछे कारण परमानेंट है या टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी कारण है और कंपनी के फ्यूचर में बेटर फंक्शन करने की उम्मीद है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना एकदम राइट चॉइस है, क्योंकि ये आगे चलकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगी। 6. एक इन्वेस्टर होने के नाते सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि कभी ट्रेंड के पीछे मत भागो। अगर आप भी उन्हीं स्टॉक्स के पीछे है जो हर कोई ले रहा है, तो पक्का आगे चलकर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत करो जिनमें सब कर रहे हो। एक पॉइंट के बाद ऐसी कंपनी ओवरवैल्यूड हो जाती है, इसलिए आपको ऐसे शेयर्स से बचकर रहना चाहिए। एवरीथिंग चेंजेस। मार्क हॉवर्ड जब कॉलेज में थे तो उन्होंने आर्ट स्टूडियो की क्लास ज्वाइन की थी। हालांकि उनका मेजर सब्जेक्ट फाइनेंस था, तो भी उन्होंने आर्ट में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की। उनके टीचर को कुछ स्टूडेंट्स छोड़ने भी पड़े क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। टीचर ने क्लास में सबको अपना नाम और मेजर सब्जेक्ट बताने के लिए कहा। जब मार्क की बारी आई तो उन्होंने अपना नाम बताते हुए अपनी एजुकेशन के बैकग्राउंड के बारे में बताया। बस इतना सुनते ही उन्हें क्लास से जाने को कहा गया। उनका कोई आर्टिस्टिक बैकग्राउंड तो था नहीं, इसलिए वो तुरंत क्लास से बाहर कर दिए गए। फिर उन्होंने कोई दूसरा सब्जेक्ट लेने की सोचो और जापानीज लिटरेचर को चुना। उन्हें मुजो या इम्परमानेंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। इम्परमानेंस का मतलब है अनसर्टेनिटी, और यही कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने फाइनेंशियल करियर में भी हमेशा अप्लाई किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी कुछ सर्टेन यानी पक्का नहीं होता। जैसे जिंदगी एकदम नया मोड़ ले सकती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जो स्टॉक आज ओवरवैल्यूएड है वो कल दिवालिया हो जाए। आज मार्क के पास $120 बिलियन की एसेट है। फोर्ब्स मैगजीन ने उनकी नेट वर्थ का खुलासा करते हुए इसे $2.2 बिलियन बताया है। वॉटन से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड में MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, जहां वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, पर 1967 में उन्हें शिकागो यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गया। ग्रेजुएशन के बाद मार्क को सिटी बैंक में जॉब मिली। यहाँ पर वो एक स्टॉक एनालिस्ट और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के तौर पर काम करने लगे। सिटी बैंक में मार्क ने लंबे अरसे तक काम किया और बाद में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फर्म TCW ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। मार्क इस बात पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ उनका टैलेंट काफी नहीं था। वो सारा क्रेडिट उस नॉलेज को देते हैं जो उन्होंने हासिल की और अपने पूरे करियर में यूज की। मार्क कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि हम अपनी कमियों और खूबियों को लेकर खुद के साथ ईमानदार रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि घमंड के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं वो अपने टैलेंट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे, और जब उन्हें जीत का भरोसा होता है तो वो चैलेंज लेने से भी डरते नहीं हैं। दुनिया में जहाँ कुछ भी कांस्टेंट यानी स्थिर नहीं है, इस समरी का फर्स्ट रूल हमें यही सिखाता है कि हम अपनी लिमिटेशन को लेकर हमेशा ईमानदार रहे। इसलिए मार्क खुद को अपनी लिमिटेशन याद दिलाते रहते हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि उनकी लाइफ में किस्मत का भी बड़ा हाथ रहा है। जहाँ तक उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल का सवाल है, तो मार्क एफिशिएंट मार्केट को अवॉइड करते हैं और उनका पूरा फोकस कम एफिशिएंट मार्केट की तरफ रहता है। अगर किसी मार्केट को फॉलो किया जाए, उसकी स्टडी की जाए और उसे पॉपुलर किया जाए, तो ऐसी मार्केट में बार्गेन के चांस कम रहते हैं। इसके बजाय वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कर्ज में डूबी हो। वो सबसे कम पॉपुलर बॉन्ड्स को चूज करते हैं। जंक बॉन्ड उसे कहते हैं जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी पर पैसे लगाता है जो कंपनी को इंटरेस्ट के साथ बाद में रिटर्न करना होता है, लेकिन वो कभी रिटर्न नहीं कर पाती। मार्क ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं क्योंकि कोई भी जंक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, इसलिए उन्हें बड़ी आसानी से बार्गेन प्राइस मिल जाता है। और मार्के का अमीर बनने का फॉर्मूला है बाय चीप, यानी सस्ते में खरीदो। द रेजिलियंस इन्वेस्टर। जीन मैरी एविलार्ड ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 1960 के दशक में शुरू की थी। अब ये उनकी बदकिस्मती थी कि तब उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
उनके जो बॉस थे उन्होंने उन्हें इंडेक्स के सबसे बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करना सिखाया था, इसलिए वो एकदम वही कर रहे थे जो उन्होंने सीखा था। वो बस अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते रहते थे। उन्हें इस बात की ज्यादा टेंशन नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 1968 में जिस बैंक के लिए वो काम करते थे उसकी तरफ से उन्हें न्यूयॉर्क भेजा गया। न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात दो फ्रेंच बिजनेस स्टूडेंट से हुई जिनके साथ चीन बाइकिंग पर जाया करते थे। उन्हीं दोनों ने उन्हें बेंजामिन ग्राहम के बारे में बताया। एविलार्ड ने ग्राहम की बुक्स पढ़ी और उन्हें काफी कुछ सीखने समझने को मिला। एविलार्ड का बचपन खुशहाल नहीं कहा जा सकता था, इसलिए वो रिस्क लेने का नतीजा काफी अच्छे से समझते थे। एविलार्ड लंदन में जन्मे थे। किसी ज़माने में उनका परिवार अमीर हुआ करता था, पर उनके पिता सिर्फ 35 की उम्र में गुजर गए तो परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फैमिली बिजनेस में घाटा होने की वजह से परिवार का सब कुछ नीलामी में बिक गया था। उनकी मां ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, पर वहां भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और उनका सारा पैसा डूब गया। नौबत यहां तक आ गई थी कि परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। उनके पास बस एक मकान रह गया था जिसे उन्होंने बोर्डिंग स्कूल बना लिया था, पर यह भी एक घाटे का सौदा निकला। ग्राहम की बुक्स पढ़कर एविलार्ड को इन्वेस्टिंग के बारे में एक नया नजरिया सीखने को मिली। उनकी स्ट्रेटेजी काम कर गई और उन्हें कम से कम रिस्क में हाई रिटर्न अचीव करने की रेप्यूटेशन मिली। उन्होंने मार्जिन सेफ्टी के बारे में पढ़ा था जैसा कि ग्राहम की बुक्स में बताया गया था, और यही उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में भी अप्लाई किया। 1997 में उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया था, 17 सालों से लगातार मार्केट बीट करने का, और उनकी एसेट $6 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इस दौर के बाद टेक कंपनियां ग्रो होनी शुरू हो गई थी। लेकिन एविलार्ड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल औरों से अलग थी। वो उन टेक कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इस तरह 3 सालों में उनकी एसेट घटकर $2 बिलियन रह गई। लेकिन 2000 में टेक बबल बस्ट हो गया। एविलार्ड का पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 2001 में मॉर्निंगस्टार ने उन्हें इंटरनेशनल स्टॉक फंड मैनेजर ऑफ द ईयर अनाउंस किया था। उनकी एसेट अब तक $100 बिलियन पहुंच चुकी थी। 2008 में वो फाइनली एक फंड मैनेजर बनकर रिटायर हुए। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक इम्पोर्टेड रूल पर बेस्ड थी, क्योंकि फ्यूचर के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो आप रिस्क भी कम से कम लेना चाहोगे। उनकी कहानी हमें 5 इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है जो हमें याद रखनी चाहिए। 1. अनसर्टेनिटी की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होती रहेगी और इन्वेस्टमेंट बिजनेस कभी स्टेबल नहीं रहता। जो कल हुआ था क्या पता कल हो या ना हो, इसलिए स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करना बेकार है। किसी कंपनी के रिजल्ट पिछले कुछ सालों के दौरान अच्छे रहे थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी ये ग्रो करते रहेंगे। 2. अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती अचीव करने के लिए हमें डेट यानी उधार से सबसे पहले छुटकारा पाना होगा। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक स्टेबल और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उस पर कोई कर्जा बाकी ना रहे और वो दिवालिया ना हो जाए। इसलिए पहली स्ट्रेटेजी है अपने सारे डेट्स को क्लियर कर देना। 3. शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के बजाय हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में गौर करना चाहिए। अगर आपने टाइम से पहले पैसे निकाले तो समझो आपने ग्रो करने का चांस खो दिया। इसलिए उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको लॉन्ग टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने का भरोसा हो। 4. ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहो। 1 या 2 बार लक काम कर भी गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी करेगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आना। किसी भी परचेज से पहले स्टॉक्स के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके तभी इन्वेस्ट करो। 5. रिस्क फैक्टर से बचा नहीं जा सकता है, इसलिए रिस्क तो हमेशा बना रहेगा और ना ही आप मार्केट को चेंज होने से रोक सकते हो। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए रिस्क फैक्टर को एक्सेप्ट करते हुए हमेशा अपने पोर्टफोलियो में एक सेफ्टी मार्जिन लेकर चलो। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जोएल ग्रीनब्लैट से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब उनका 60वां बर्थडे आने वाला था। उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का तो कोई जवाब ही नहीं है। 1985 में 27 साल की उम्र में उन्होंने गोथम कैपिटल की फाउंडेशन रखी थी। 20 सालों में ही उन्हें 40% का एवरेज रिटर्न मिलना शुरू हो गया था।
और आज देख लो वो अपनी वाइफ, 5 बच्चों और 2 कुत्तों के साथ एक आलीशान जिंदगी के मजे ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट पर उनकी 3 किताबें भी पब्लिश हो चुकी है। अपनी पहली बुक उन्होंने जनरल ऑडियंस को टारगेट करते हुए लिखी थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये बुक हेज फंड मैनेजर्स में इतनी पॉपुलर हो जाएगी। उनकी जो दूसरी बुक छपी उसकी 3000 से भी ज्यादा कॉपी बिकी थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। हालांकि उनकी तीसरी बुक उतना कमाल नहीं कर पाई, पर उन्हें इस बात का ज्यादा मलाल भी नहीं है, बल्कि वो खुद इस बात का मजाक उड़ाते हैं। बुक वगैरह लिखने के अलावा वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एक कोर्स भी सिखाते हैं। ग्रीनब्लैट चैरिटी में बड़ा यकीन रखते हैं और उन्होंने 45 फ्री पब्लिक स्कूल का एक नेटवर्क क्रिएट किया है, जिसके जरिए न्यूयॉर्क के करीब 18,000 स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है। अब वो अपना फाइनेंशियल एम्पायर और बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी दौलत कमा ली है। वो अब अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। उन्होंने जितना कमाया है उनके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए। बल्कि उनका सारा ध्यान अब चैरिटी में रहता है। उन्हें याद है 1970 के दशक में सिर्फ 3 टीवी चैनल हुआ करते थे जो वो देखते थे, और आज जब 100 से भी ज़्यादा चैनल है तो उनके पास टीवी देखने का टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं लोगों को लगता है कि अगर उनकी लाइफ में ज़्यादा चॉइस होगी तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता। कॉलेज में उन्होंने सीखा था कि मार्केट को बीट करना नामुमकिन है। उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मार्केट के राज समझ पाते जो उनके माइंड में थी, लेकिन उन्हें एक छोटे से आर्टिकल ने बचा लिया जो बेन ग्राहम और सही स्टॉक्स खरीदने को लेकर उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में था। मेरी उनसे जो बातचीत हुई उसे मैं 4 सिंपल लेसन में बता रहा हूँ। 1, आपको किसी बेस्ट स्ट्रेटेजी की नहीं बल्कि एक सेंसिबल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे और कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको सिर्फ एक सेंसिबल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है जो आपको बेस्ट नहीं तो अच्छे प्रॉफिट देगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी खरीदे वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर दे। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। बस इतना ध्यान रहे कि आपकी स्ट्रेटेजी सेंसिबल हो। 2, आपकी स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि ये आपकी समझ में आ सके और आप इस पर यकीन कर सके। आप सिर्फ तभी किसी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से अप्लाई कर पाएंगे जब आपको उस पर पूरा विश्वास होगा। इसलिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी में भरोसा होना ज़रूरी है। जिस बिजनेस की आपको पूरी नॉलेज है उसी में पैसा लगाएं और वही करें जो आपका दिल कहता है। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा नहीं है तो मुमकिन है कि आप हार मान लेंगे और गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवा बैठेंगे। 3, आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप में वो स्किल्स है कि जो आप बनना चाहते हैं वो बन सके। ओवर कॉन्फिडेंस कभी अच्छा नहीं होता। अपनी स्किल्स को कभी हद से ज़्यादा मत आंको। वही करो जो आपकी पहुंच के अंदर हो। 4, आप भी अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, वो भी मार्केट को बीट किए बिना। इसलिए फाइनेंशियल इंडेक्स को भूल जाओ और अपने पोर्टफोलियो पर फोकस करो। निक एंड जैक्स एक्सीलेंट एडवेंचर। निक स्लिप आर्किटेक्ट बनने के सपने देखता था। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक लोकल फर्म में लैंडस्केपिंग का काम करने लगा था। फिर कुछ ही महीनों बाद फर्म ने अपने 10 एम्प्लॉइज निकाल दिए, जिनमें से निक भी एक था। अब निक ने सोचा कि वो लैंडस्केपिंग के अलावा और क्या क्या कर सकता है, तो उसे पहला आइडिया आया कि किसी टेक कंपनी में जॉब ढूंढी जाए। बाद में उसे पता चला कि एडिनबर्ग फंड मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, तो उसने एक बुक पढ़ी जिसका टाइटल था ट्रस्ट्स एक्सप्लेन्ड। जल्द ही उसे एक स्कॉटिश फंड कंपनी में जॉब मिल गई। हालांकि उसका फंडिंग का बैकग्राउंड नहीं था। उसने कॉलेज में जियोग्राफी और जियोलॉजी पढ़ी थी। फंडिंग उसके लिए एकदम नई फील्ड थी जिसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। 2001 में निक और उसका फ्रेंड कैस स्कारिया ने नोमाड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नाम से एक फंड क्रिएट किया और उनके इस फंड ने 13 सालों में करीब 921.1% रिटर्न करके दिया। नोमाड में इन्वेस्ट किया गया उनका $1 मिलियन $10.21 मिलियन तक पहुंच गया था। 2014 में स्लिप और स्कारिया जब काम से रिटायर हुए तो उनकी उम्र थी 45 साल। तब से आज तक दोनों अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं और उनकी वेल्थ इन 5 सालों के अंदर करीब 3 गुना बढ़ी है।
स्कारिया 1969 में इराक में पैदा हुए थे। वो एक अमीर खानदान से थे। स्कारिया के पिता इराकी सेंट्रल बैंक में काम करते थे। उनके इलाके में पॉलिटिकल टेंशन के चलते उनका परिवार यूके भाग आया था। यूके आकर उनके परिवार को जीरो से एक नई शुरुआत करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने जो कुछ कमाया था सब पीछे छूट गया था। स्कारिया के पिता ने अपने लिए एक जूनियर असिस्टेंट की जॉब ढूंढ ली थी। फिर उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। ये लोग इराक को मशीन एक्सपोर्ट किया करते थे। स्कारिया की फैमिली चाहती थी कि वो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए पर स्कारिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मैथ्स पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की पर उसी साल उनके पिता को बिजनेस में घाटा हुआ और वो दिवालिया हो गए। अब स्कारिया के हाथ से फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का मौका भी निकल चुका था। ऊपर से जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे वो भी दिवालिया हो गई थी। स्कारिया के भाई डॉक्टर थे लेकिन स्कारिया को खून देखते ही चक्कर आने लगते थे इसलिए वो इस प्रोफेशन के लायक भी नहीं थे। उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि वो कोई भी काम करने को तैयार थे चाहे कोई छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो। उन्होंने जॉब के लिए एक फ्रेंड को फ़ोन किया तब जाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें साइड एनालिस्ट की जॉब मिली। ये काम उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आया था फिर भी उन्होंने 4 साल तक जॉब की। फिर जैक और निक की मुलाकात हुई। दोनों ही वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर से इंस्पायर्ड थे और उनके जैसा ही कुछ करना चाहते थे। इस तरह दोनों ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत की और उनकी किस्मत का ताला खुल गया। नोमाद इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप रिटर्न में इतना अमाउंट देता है जो वर्ल्ड इंडेक्स भी नहीं दे सकता। उनकी इस अमेजिंग कहानी से हम 5 की लेसन सीख सकते हैं। 1. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि क्वालिटी को सबसे ऊपर रखने का नतीजा क्या होता है। उन्होंने कभी अपने बिजनेस की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया। पैसा कमाना उनका गोल नहीं था बल्कि क्वालिटी बिजनेस करना था। 2. उन्होंने उस चीज़ पर फोकस किया जो लंबे समय तक चल सके या टिक सके। उन्होंने कंपनियों को इस बेसिस पर फेवर किया कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 3. उन्होंने एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जिससे उन्हें लंबे समय तक पैसा कमाने में हेल्प मिली। वो ज़्यादा स्टॉक्स के बजाय कम स्टॉक लेना पसंद करते थे। 4. चाहे हालात कैसे भी रहे हो उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपने कस्टमर्स को कभी धोखा नहीं दिया और हमेशा अच्छी रेपुटेशन कमाई। 5. वो कभी भी तुरंत मिलने वाली खुशियों के पीछे नहीं भागे, ना तो बिजनेस में और ना ही पर्सनल लाइफ में, बल्कि पेशेंस के साथ चलते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। 1990 में टॉम गेनर को वर्जीनिया बेस्ड एक इंश्योरेंस फर्म में जॉब मिली। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका वजन काफ़ी बढ़ रहा था। यहाँ तक कि उनका वेट 200 पाउंड पहुँच गया था। तब उन्होंने कसम खाई कि अब और वजन नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि अगले 10 सालों में वो हर साल 1 पाउंड वजन कम करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो खुद बोलते थे कि एथलेटिक्स में वो कभी अच्छे नहीं रहे। एक बार एयरप्लेन से ट्रेवल करते वक्त उन्होंने न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन पढ़ी, क्या आपको दौड़ना पसंद नहीं है? टॉम ने सोचा, हाँ, मुझे तो रनिंग जरा भी पसंद नहीं। उस आर्टिकल में 28 दिनों का एक प्रोग्राम दिया गया था तो टॉम ने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। शुरू के पहले वीक में उन्हें रोज़ 5 मिनट दौड़ना था। सेकंड वीक के लिए उन्हें डेली 10 मिनट दौड़ना था और फोर्थ वीक के एंड में उन्हें डेली 20 मिनट दौड़ना था। तो इस तरह टॉम ने एक हैबिट डेवलप कर ली जो अगले 5 साल तक वो लगातार फॉलो करते रहे। बेशक वो बेस्ट एथलीट नहीं थे पर टॉम $21 बिलियन के स्टॉक और बॉन्ड के बिजनेस से जुड़े थे। उनकी सारी हैबिट एक सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट पर खत्म होती थी, यानी एक लंबे टाइम तक लगातार छोटी छोटी कोशिशों से ही हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर हो। दूसरे कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरह ही टॉम भी वॉरेन बफेट से बेहद इंस्पायर्ड थे। वो कहते थे कि अगर किसी से ये सीखना हो कि लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए तो वॉरेन बफेट से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। उन्होंने इन्वेस्टिंग में शुरुआत चीप स्टॉक्स से की थी और उसके बाद लगातार इम्प्रूवमेंट करते चले गए और अपना बिजनेस बेहतर से बेहतर बनाते गए।
ऐसी ही कुछ खास बात टॉम के अंदर भी थी। उनका सारा फोकस उस चीज पर रहता है जो चीज उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। उनकी सक्सेस का राज है उनके मजबूत इरादे और गजब की कंसंट्रेशन पावर। चाहे कुछ भी हो जाए उनका ध्यान अपने गोल से कभी नहीं हटता। अगर टॉम ने ठान लिया कि उन्हें वजन कम करना है तो उनका सारा ध्यान उसी पर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो सुबह 6 बजे उठते हैं और 3 मील तक दौड़ते हैं। उनकी एक हैबिट है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो लगातार खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। डोंट बी अ फूल। चार्ली मंगर के साथ 10 मिनट का इंटरव्यू लेने के लिए मुझे कोई 3000 मील ट्रेवल करके जाना पड़ा था। चार्ली बर्कशायर है के बिलियनेयर वाइस चेयरमैन के तौर पर जाने जाते थे जो 40 से भी ज्यादा सालों से वॉरेन बफेट के पार्टनर थे। लेकिन उनसे मिलने से पहले मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि मैंने सुना था कि कई बार वो थोड़ा रूड बिहेव करते हैं। बिल मिलर ने बताया था कि एक बार चार्ली उन्हें न्यूयॉर्क की किसी गली में दिखे तो उन्होंने चार्ली को नाम से पुकारा। चार्ली ने पलटकर जवाब दिया, तुम हो कौन? इस पर बिल को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि उनसे उनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन सब कहते हैं कि जितना चार्ली के बारे में बोला जाता है वो उससे कहीं ज्यादा दयालु और नरम दिल है। बाहर से वो बड़े सख्त और रिजर्व टाइप के लगते हैं पर अंदर से बेहद केयरिंग और परवाह करने वाले हैं। जब मैं उनसे मिला तो जाते ही मैंने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने मुझे इन्वर्शन के प्रिंसिपल के बारे में बताया जिन पर वो चलते थे और भरोसा करते थे। मंगर जो स्ट्रेटेजी फॉलो करना पसंद करते हैं वो है सही वक्त का इंतजार करना जब नुकसान से ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद हो। हालांकि उन्हें गैम्बलिंग में यकीन नहीं है। हालात अगर उनके खिलाफ हो तो वो चांस नहीं लेते और ना ही वो डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल को पसंद करते हैं। चार्ली का मंत्र है कि वो बस सही समय पर सही मौके को लपकना जानते हैं। मंगर के लिए हर कीमत पर जीतना ही है जैसा गोल कभी था ही नहीं। वो जीत में यकीन रखते हैं पर सम्मान के साथ। वो कभी किसी का फायदा नहीं उठाते। उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी महान आदमी की मौजूदगी में बैठा हूं। कंक्लूजन। जॉन टेम्पल्टन और पीटर लिंच जैसे ग्रेट इन्वेस्टर भी बेंजामिन ग्राहम जैसे दूसरे ग्रेट इन्वेस्टर से इंस्पायर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर कोई अपनी फील्ड में अपने से ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों से मोटिवेशन लेता है। उन सभी की इंस्पायर करने वाली पर्सनैलिटी थी जिनसे उन्होंने सीखा। इस समरी ने आपको कुछ ऐसे ही खास शख्सियत से मिलवाया जो आपको बेहद इंस्पायर कर सकते हैं। इसमें आपने अलग अलग इन्वेस्टर के अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल और उनके नजरिए के बारे में जाना। आपने कई नई स्ट्रेटेजी और लाइफ लेसन सीखे जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफी आगे तक लेकर जाएंगे।